नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 8 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है समकालिक आर्थिक समस्याएं। तो इसमें हमने इसका जो पहला जो पार्ट था वो पिछले वीडियोस में पढ़ा था। आज हम अध्याय 24 पढ़ेंगे, जिसका कि शीर्षक है उपभोक्ता जागरूकता। तो जो हमारे सामने आजकल समस्याएं हैं, उसमें से उपभोक्ताओं को होने वाली समस्याएं भी एक समकालिक समस्या मानी जाती हैं। तो उसके लिए उपभोक्ता जागरूकता बहुत आवश्यक है। इसको हम लोग आज इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर शेयर करूंगा, जो कि है 7895860757। तो आप लोग हमारे साथ इस व्हाट्सएप नंबर का उपयोग करके कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट से संबंधित या किसी और सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप हम लोगों के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग आपको उसका समाधान देने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से एक बार फिर वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग हमारे इन वीडियोस को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों, ऐसे परिचित जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी हमारी इस पहल का लाभ ले सकें। ठीक है, तो अब हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका कि शीर्षक मैंने आपको बताया था उपभोक्ता जागरूकता है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता क्या करता है। ठीक है ना, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का क्रेता है। ठीक है ना, जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है वो उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, साथ में जब वो उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदता है तो वो क्रेता की सहमति से लेता है। ठीक है ना, तो क्रेता की मतलब जो बेचने वाला है उसकी सहमति से वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाला भी एक उपभोक्ता माना जाता है। ठीक है, किंतु इसमें कंडीशन है, एक शर्त यह है कि एक व्यक्ति जो वस्तुएं और सेवाएं बाजार में पुनः बिक्री के लिए खरीदता है। ठीक है ना, मतलब उसका मकसद ये नहीं होता कि वो उनका उपभोग करे। ठीक है ना, उसका जो मकसद है वो है पुनः बिक्री करना। जैसे आपके गली मोहल्ले में जो दुकानदार होते हैं, जिनको कि हम खुदरा व्यापारी बोलते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो भी सामान और वस्तुएं खरीदते हैं। किससे? बड़े थोक व्यापारी से खरीदते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो उपभोक्ता तो नहीं हुए। जो खुदरा व्यापारी हैं वो व्यापारी हैं, वो विक्रेता हैं। ठीक है ना, तो जो खुदरा व्यापारी होते हैं वो थोक व्यापारी से माल खरीदते हैं, लेकिन किसके लिए खरीदते हैं? उपभोक्ताओं को बेचने के लिए। तो वो लोग उपभोक्ता नहीं माने जाएंगे। ठीक है ना, अंत में जो उनको खरीदता है उन वस्तुओं को, वही उपभोक्ता माना जाएगा, जो कि उनका उपयोग करेगा या उपभोग करेगा। ठीक है, तो वो होगा उपभोक्ता। तो ये बात हुई उपभोक्ता की, उपभोक्ता कौन है। ठीक है ना, वस्तुएं और सेवाएं क्या है? तो जो उपभोक्ता जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, क्रय करता है और उनका फिर उपयोग करता है, वो क्या होती हैं? तो वस्तुएं वे उत्पाद होती हैं, ऐसे प्रोडक्ट होती हैं जिनका कि विनिर्माण या उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, जिनको या तो कंस्ट्रक्ट किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट, विनिर्माण का मतलब है कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, वो भी एक प्रकार की वस्तुएं हैं। जैसे कार है आपकी, ठीक है ना, उसका उत्पादन किया जाता है। जबकि जो मकान है, घर है, पुल है, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये विनिर्माण किया जाता है इनका। ठीक है, इनको आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो कार है या बाइक है, ठीक है ना, उसको आप उत्पादन करते हो उसका। ऐसे ही आप और वस्तुओं का उत्पादन भी करते हो, जैसे टूथपेस्ट, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, ये सब इन चीजों का उत्पादन किया जाता है। तो वस्तुएं वे उत्पाद है जिनका विनिर्माण या उत्पादन किया जाता है और उपभोक्ताओं को खुदरा और थोक विक्रेताओं के माध्यम से बेचा जाता है। ठीक है ना, तो वस्तुएं जब एक बड़े कारखाने में जब उनका उत्पादन किया जाता है, तो वहां से वो आपके पास तक जब पहुंचती हैं, तो उसके बीच में कई सारे लेवल होते हैं। ठीक है ना, उनमें ये खुदरा और थोक व्यापारी सम्मिलित होते हैं। जो खुदरा व्यापारी होते हैं वो बिल्कुल आपके जो गली मोहल्ले में जो सबसे पास की दुकान है, वो खुदरा व्यापारी होता है। और जो खुदरा व्यापारी जहां से माल खरीदता है वो थोक व्यापारी होता है या थोक विक्रेता होता है। ठीक है ना, तो उपभोक्ताओं को ये वस्तुएं जो होती हैं वो खुदरा और थोक विक्रेताओं के माध्यम से बेची जाती हैं। ठीक है, समझ गए होगे आप। इसी प्रकार से वस्तुएं तो हमने समझ ली कि वस्तुएं क्या है। सेवा क्या है? सेवा से अभिप्राय किसी भी प्रकार की सेवा से है, कोई भी प्रकार की सेवा जो संभावित उपभोक्ता को सुविधाओं को के प्रदान करने सहित, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, बिजली या दूसरी ऊर्जा की आपूर्ति, आवास निर्माण कार्य,
जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, उत्सव, मनोविनोद आदि कोई भी अगर इनमें से कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है तो वो सेवा कहलाएगी। ठीक है ना। इन जो सारी चीजें मैंने आपको बोली, जैसे बैंकिंग है, ठीक है ना। बैंक क्या करते हैं, बैंक आपको सेवा प्रदान करते हैं, वो आपके पैसे को अपने पास रखते हैं और उसके एवज में आपको ब्याज देते हैं। तो एक प्रकार से कुछ आपको वस्तु नहीं दे रहे हैं, वो एक सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, सेवा दे रहे हैं। ऐसी बीमा बीमा कंपनी क्या करती है, वो आपके जोखिम को अपने साथ बांट लेती है। ठीक है ना। आप उसको कुछ प्रीमियम देते हैं, उसके एवज में वो आपके जोखिम को, वो जोखिम कुछ भी हो सकता है, वो जोखिम आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो आपकी कार से जुड़ा हो सकता है, आपकी बाइक से जुड़ा हो सकता है, आपके घर से जुड़ा हो सकता है। तो उस जोखिम को आप, जो बीमा कंपनी है, उस जोखिम को बांटने का काम करती है। ठीक है ना। तो वो भी क्या प्रदान करती है, आपको सेवा प्रदान करती है, कोई वस्तु नहीं देती है वो। ठीक है। ऐसे ही परिवहन, जो बिजली सप्लाई वाली कंपनियां होती हैं, वो क्या देती हैं आपको, कोई वस्तु थोड़ा दे रही हैं, वो एक बिजली दे रही है खाली आपको। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सेवाओं के उदाहरण होते हैं। अब है उपभोक्ता जागरूकता की बात। तो जब उपभोक्ता इन सेवाओं, इन वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसको इन वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग में कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस चक्कर में वो कई बार जो विक्रेता होते हैं उनके दुष्प्रचार का, उनके बहुत जो गलत काम है उनका सामना करते हुए बहुत कई बार परेशानी का उसको शिकार होना पड़ता है। कई बार उसको इससे नुकसान भी पहुंचता है। ठीक है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि उपभोक्ता जागरूक हो, वो अपने जो उसके अधिकार हैं उनको जाने और अपने उत्तरदायित्वों को समझे। तो उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की उसकी गुणवत्ता के विषय में उसको जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के जोखिमों, जो उसके जो वस्तु या सेवा वो ले रहा है उसकी जो जोखिम है, उससे क्या क्या रिस्क उसको हो सकते हैं, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। उत्पाद को बेचने से संबंधित समस्याओं की शिक्षा भी उसको पास होनी चाहिए। ठीक है ना। ऐसे ही उपभोक्ता को अपने अधिकारों के विषय में भी ज्ञान होना चाहिए कि उसको किस किस प्रकार के अधिकार सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। ठीक है। उपभोक्ता को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान भी होना चाहिए कि उसके अधिकार तो होते हैं, उसके साथ साथ उन अधिकारों को पाने के लिए उसको कुछ उत्तरदायित्व भी निभाने पड़ते हैं। जैसे एक सिंपल सा उत्तरदायित्व यह है कि आप अगर कोई सामान खरीदते हैं किसी दुकान से तो उसके एवज में आपको दुकानदार से बिल लेना चाहिए। ठीक है ना। बिल यानी कि रसीद, ठीक है ना, आपको दुकानदार से लेनी चाहिए ताकि अगर उस वस्तु या सेवा से अगर आपको कोई नुकसान होता है तो आप उसका जुर्माना या उसका जो नुकसान आपको हुआ है उसकी भरपाई उस दुकानदार से करवा सकें। ठीक है। अब ये उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता क्यों है, उपभोक्ता को अपने जो अधिकार हैं, दायित्व हैं, इनका पता क्यों होना चाहिए, उसको जागरूक क्यों होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल का जो दुनिया है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसमें ये जानना बहुत कठिन हो गया है कि यथार्थ उत्पादक या विक्रेता कौन है। पता ही नहीं चलता है चीजों का कि कौन इनका उत्पादन कर रहा है और कौन इनको बेच रहा है। ठीक है। और साथ साथ क्या होता है, अधिकतर बार ऐसा होता है कि जो दुकानदार हैं, उत्पादक हैं या विक्रेता हैं, वो सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं किसको, उपभोक्ता को, या जानबूझकर वो सूचना नहीं देते हैं। कई बार तो वो भूल से उपलब्ध नहीं कराते हैं और कई बार वो जानबूझकर भी ऐसा करते हैं। और सूचना अगर उपलब्ध नहीं कराएंगे उपभोक्ता को तो उपभोक्ता सही से उस वस्तु या सेवा का उपभोग नहीं कर पाएगा और कई बार उसको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं बिना बिल के खरीदता है या विक्रेता बिल नहीं देता है। अगर विक्रेता बिल नहीं दे रहा है, उपभोक्ता बिल नहीं ले रहा है तो उसके पास कोई भी दावा करने का आधार नहीं बचता है। ठीक है ना। उसका केस कमजोर हो जाता है। साथ साथ उपभोक्ता छितरे हुए हैं, अलग अलग बटे हुए हैं, उनमें एकता नहीं है। ठीक है ना। अगर वो सब मिलकर अपने हक के लिए लड़ें तो लड़ाई आसान हो सकती है और जीतने की ज्यादा संभावना होगी ऐसे में। ठीक है ना। तो वो भी एकता भी उपभोक्ताओं में नहीं है, इसलिए उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पड़ती है। साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यापारियों और सेवा उपलब्ध कराने वालों की अनुचित, जो वो गलत व्यापार आचरण करते हैं, उससे स्वयं को बचाकर रखें। ठीक है ना। अनुचित व्यापार आचरणों का मतलब है नकली सामान दे सकते हैं वो, ठीक है ना, या आपको जो आप पैसा दे रहे हो उसके मूल्य में कम गुणवत्ता का सामान दे देंगे। ठीक है ना। मिलावट कर देंगे। तो इन जो अनुचित व्यापार आचरण हैं इनसे बचा के रखने के लिए उपभोक्ता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना।
उपभोक्ता जागरूकता में उपभोक्ताओं को उनके उत्तरदायित्वों के बारे में शिक्षित करने की भी आवश्यकता होती है। उनको उनके अधिकार तो सिखाने ही चाहिए, साथ साथ उनको ये भी बताना चाहिए कि क्या आपके क्या उत्तरदायित्व हैं, आपको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में उपभोक्ता संरक्षण पद्धति की। तो भारत में जो उपभोक्ता हैं उनके संरक्षण के लिए सरकार ने कुछ ऐसी पद्धतियां बनाई हैं जिनके की माध्यम से उपभोक्ताओं को संरक्षण प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना, तो हमारे देश में उपभोक्ता शिक्षा के क्षेत्र में वैधानिक और प्रशासनिक शासन तंत्र है। ठीक है ना, मतलब कानूनी भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी है। ठीक है, कानून भी है प्रॉपर और साथ साथ प्रशासनिक अमला भी है जो कि उपभोक्ताओं की मदद करता है, उनको शिक्षित करता है, उनको जागरूक करता है। एक ऐसी जो उपभोक्ता संरक्षण पद्धति होती है वो एक ऐसी पद्धति है जिसमें उपभोक्ता जब उन्हें वस्तुओं और सेवाओं के विक्रेताओं या निर्माताओं द्वारा ठगा जाता है, ठीक है ना, उनके साथ धोखा किया जाता है, तो वे उपभोक्ता न्यायालयों में शिकायत कर सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उपभोक्ता संरक्षण पद्धति ऐसी पद्धति है जिसमें कि उपभोक्ता का बचाव किया जाता है। ठीक है ना, संरक्षण का मतलब है बचाव। ठीक है ना, संरक्षा देना, किसी की रक्षा करना। ठीक है ना, उनका बचाव करना। तो उपभोक्ता क्या कर सकता है, उपभोक्ता न्यायालयों में जाकर शिकायत कर सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं। ठीक है ना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के नियम और संस्थाएं इसमें शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे नियम बने हुए हैं, हमारे जो कानून हैं ऐसे बने हुए हैं जिसके के हिसाब से जो उत्पादक हैं और जो विक्रेता हैं उनको व्यवहार करना चाहिए। ठीक है ना, अगर व्यवहार नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं भी, जो संस्थाएं आप कह सकते हो सरकारी संस्थाएं भी हैं और गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं। ठीक है ना, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमारे यहाँ जो संरक्षण पद्धति है उसमें दो प्रकार की व्यवस्था है। सबसे पहले तो है सरकारी कानून और दूसरा है उपभोक्ता की शिकायतों को निपटाने वाली संस्थाएं। तो कानून भी बना रखा है और ऐसी संस्थाएं भी बना रखी हैं। ठीक है ना, तो वैधानिक तो है ही है, साथ साथ जो प्रशासनात्मक टाइप की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इसके अंदर की गई हैं। तो उन संस्थाओं में सरकारी परिषदें शामिल होती हैं और साथ साथ उपभोक्ता न्यायालय भी शामिल होते हैं। ठीक है ना, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सरकारी कानूनों की। तो बहुत सारे ऐसे कानून सरकार ने बनाए हैं जिसके की माध्यम से उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान किया जाता है। कौन कौन से? सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम है, जो कानून है, वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता के रूप में अधिकारों के उल्लंघन के विपरीत पूरी मार्गदर्शन और सहायता कौन करता है? ये अधिनियम करता है। ठीक है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के रूप में अधिकारों के उल्लंघन के विपरीत, अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है, आप उपभोक्ता के रूप में जो आपके पास अधिकार हैं उसके उल्लंघन के विपरीत, उसके अगेंस्ट आपका पूरा मार्गदर्शन और सहायता ये कानून करता है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विशेष रूप से उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो कि उपभोक्ता का संरक्षण करता है। इसके अलावा भी कुछ कानून बनाए गए सरकार द्वारा, जैसे कुछ अन्य कानून, जैसे खाद्य पदार्थ मिलावट निरोधक अधिनियम, जिसके के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की अगर मिलावट कोई करता है, जैसे मसालों में कुछ मिला दिया या चावल में मिला दिया, दाल में मिला दिया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत क्या है, काला बाजारी जो होती है, जैसे कुछ लोग कुछ सामानों की आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर देते हैं, सप्लाई को रोक देते हैं, सप्लाई कम कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये सब इन सब के खिलाफ भी अधिनियम कानून बने हुए हैं। ऐसे ही भार और मापक अधिनियम, मतलब जो वेट जिससे दुकानदार आपको नाप के देता है, वो उसमें अगर कोई गड़बड़ है तो उसके खिलाफ भी इस कानून के माध्यम से उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, भार और मापक अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, इसके पश्चात अब हम जो बात करेंगे वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की, जो कि मेन कानून है। ठीक है ना, तो वो क्या है, वो उपभोक्ताओं को सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है ना, ताकि जो उपभोक्ता है उसको सस्ते में और बहुत इजीली और जल्दी से न्याय मिल सके। ये ऐसे न्याय को सुनिश्चित करता है जो कम औपचारिक, कम कागजी कार्यवाही वाला, देरी को कम करने वाला तथा कम खर्चीला होता है। ठीक है ना, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना,
उसके अंतर्गत काफ़ी बदलाव हुए हैं और अब उसके अंतर्गत उसमें ये सुविधाएं भी मिलती है कि उपभोक्ता ये खुद निश्चय कर सकता है कि वे कहाँ संरक्षण प्राप्त करना चाह रहा है। ठीक है ना, वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकता है। कंपनी अपनी पसंद के न्यायालय में न्याय प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को बाध्य नहीं कर सकती है। ठीक है ना, कंपनी का कोई जोर नहीं चलेगा, उपभोक्ता जहां चाहे कंपनी की शिकायत दर्ज कर सकता है। कंपनी के सेवा प्रदाताओं, मतलब जो कंपनी की जो सेवा प्रदान करते हैं लोग, उनको सेवा प्रदाता कहा जाता है। ठीक है ना, अपनी व्यक्तिगत सूचना को विक्रेताओं जैसे बैंक, बीमा कंपनी आदि को देने के लिए भी मुकदमा चलाने की अनुमति जो ये कानून है वो अब देता है। ठीक है ना, जो कंपनी के सेवा प्रदाता हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो अगर आपकी सूचना को, आपकी व्यक्तिगत जानकारी को बैंक, बीमा कंपनी आदि को अगर बेच देते हैं, ठीक है ना, आपने सुना होगा कि आपके आंकड़ों को, आपके डेटा को लोग चोरी करके दूसरी जगह बेच देते हैं। तो अगर आपने किसी कंपनी में अपना कुछ डेटा दिया, कुछ व्यक्तिगत जानकारी दी और वो उस कंपनी ने कहीं किसी बैंक को जो कि लोन के लिए फ़ोन करते हैं, बीमा कंपनी को जो कि बीमा के लिए फ़ोन करती है आपको, अगर उनको दे देती है तो उसके खिलाफ भी आप मुकदमा चला सकते हैं, ऐसी कंपनियों के खिलाफ भी। ठीक है, साथ साथ स्थावर संपदा मतलब रियल एस्टेट, यानी कि जैसे मकान या घर जो खरीदते हैं आप, वो सब रियल एस्टेट का हिस्सा होता है। स्थावर संपदा के विकासकर्ताओं, मतलब जो उसके डेवलपर्स हैं, उनको व्यापारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके विपरीत भी उपभोक्ता न्यायालयों में मुकदमा चल सकता है। ठीक है ना, पहले ये सुविधा नहीं थी, बाद में ये सुविधा दी गई है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। इसके साथ साथ ऐसी विदेशी एजेंसियां जो ई कॉमर्स आप समझते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से आप जो सामान का क्रय विक्रय करते हैं उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। ऐसी ई कॉमर्स साइट के माध्यम से अगर इंटरनेट पर या टेलीफोन पर क्रय विक्रय अगर करना चाह रही है कोई विदेशी एजेंसी, तो उसको तभी परमिशन है जबकि उसका कार्यालय भारत में हो। अगर उसका कार्यालय भारत में ना हो तो वो अपने उत्पाद को नहीं बेच सकती है। ठीक है ना, तो उसका जरूरी है कि उसको अगर बेचना है माल भारत में तो उसका भारत में कार्यालय होना आवश्यक है। ठीक है, अगला है उपभोक्ता की शिकायतों को निपटाने वाली संस्थाएं। अभी हमने बात की थी पिछले, तो उपभोक्ता की शिकायत को निपटाने वाली संस्थाएं दो होती हैं, एक तो होती है सरकारी परिषद और दूसरी है उपभोक्ता न्यायालय। तो सरकारी परिषद एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना, बड़ा एक प्रक्रिया है जिसके के अंतर्गत सरकारी स्तर पर जो शासन तंत्र है उसके अंतर्गत दो लेवल होते हैं। पहला है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जिसमें कि जो राज्य मंत्री होते हैं केंद्र सरकार के, ठीक है ना, वो इसके अध्यक्ष होते हैं और वो यहाँ जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी जो उपभोक्ता हैं, उनकी शिकायतों को, उनके लिए क्या पॉलिसीज बनानी है वो तय करते हैं। ठीक है ना, तो एक तरीके से उपभोक्ता को तवज्जो देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए किस प्रकार से नियमों में चेंज किया जाए, किस प्रकार का ध्यान रखा जाए, तो उसके लिए केंद्र सरकार के स्तर पर जो एक संस्था काम करती है उसको बोलते हैं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ऐसे ही राज्य के स्तर पर जो काम करती है संस्था वो होती है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। इसमें भी राज्य मंत्री, जो राज्य सरकार के जो राज्य मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना, वो इसमें कामकाज करते हैं। इसी प्रकार से अगली जो चीज है जो कि ज्यादा जरूरी है वो है उपभोक्ता न्यायालय। तो उपभोक्ता न्यायालय 3 स्तर पर होता है। सबसे पहला तो है राष्ट्रीय, सबसे ऊंचा जो स्तर है वो है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग, जिसको कि NCDRC बोलते हैं इंग्लिश में। अगला है राज्य उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग और सबसे लास्ट में है जिला उपभोक्ता फोरम। ठीक है ना, तो ये कैसे प्रोसेस चलती है, इसमें तय होता है कि कितने रुपए से कितने रुपए तक का केस आप जिला उपभोक्ता फोरम में करेंगे, कितने रुपए से कितने रुपए का केस आप राज्य उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग में करेंगे, कितने रुपए से कितने रुपए का, मतलब एक लिमिट बनी हुई है। अगर आप एक लिमिट से ऊपर का अगर आपने सामान खरीदा है और उसमें आपको प्रॉब्लम है तो आपको उसके जो आपके द्वारा खरीदा गया सामान है उसके मूल्य के आधार पर आपको अलग अलग जो भिन्न भिन्न जो अदालतें हैं उसमें आप मुकदमा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो किस प्रकार न्याय अथवा मुआवजे के रूप में सहायता आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे आपको अगर आपको कुछ शिकायत करनी है तो आपको शिकायत करनी चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले
आपको एक लिखकर एक शिकायत करनी पड़ेगी। उपभोक्ता अदालत में आपको एक लिखित शिकायत देनी होगी। उपभोक्ता अदालत जिसमें कि वो जाएगा लिखित शिकायत लेके, वो वस्तु के मूल्य पर निर्भर करेगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। तो अगर 20 लाख रुपए तक की आपने कोई सामान खरीदा है, ठीक है ना, 20 लाख रुपए तक का सामान है, तब आपको जाना है कहाँ, जिला उपभोक्ता अदालत या जिला उपभोक्ता फोरम जो होता है वहां पर जाकर आपको शिकायत करनी है। और अगर आपका सामान 20 लाख से ऊपर का है और लेकिन 1 करोड़ से नीचे का है, तो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर आपका सामान है तो आपको कहाँ शिकायत करनी है, राज्य आयोग में। और उससे ऊपर अगर 1 करोड़ से भी अधिक मूल्य का अगर सामान आपके पास है और जिसके कि आपको संबंध में शिकायत करनी है, तब आपको शिकायत करनी पड़ेगी राष्ट्रीय आयोग में, ठीक है ना। तो ये विभिन्न प्रकार की जो अदालतें हैं जिसमें कि आप अपने हक के लिए, अपने शिकायत के लिए जा सकते हैं, वो अलग अलग पैसे के हिसाब से, जो मूल्य है उसके हिसाब से निर्भर करता है। तो अब आपको पता तो चल गया कि किस हिसाब से आपको शिकायत करनी है, कितने रुपए का अगर आपका सामान है तो किस अदालत में आपको जाना है। लेकिन आपको करना क्या है, शिकायत आप कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। आपके पास शिकायत करने के लिए सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए उत्पाद के भुगतान की रसीद या बिल। आपके पास बिल होना चाहिए, ठीक है ना। साथ साथ आपके पास आप आराम से शिकायत का नमूना प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसकी एक पुस्तक आपको मिल जाएगी, इंटरनेट पे मिल जाएगी, या फिर आप जाकर जो आपके नज़दीक में जो उपभोक्ता फोरम होगा वहां जाकर भी इस पुस्तक को ले सकते हैं, जिसमें कि आपको एक शिकायत का नमूना मिल जाएगा। तो उसके पश्चात आप जब शिकायत का नमूना भी आपने देख लिया, फिर आप उचित श्रेणी का चुनाव करेंगे कि आपको किस संबंध में शिकायत करनी है, ठीक है ना। वो श्रेणी अनुचित व्यापार आचरण भी हो सकती है, सेवा में कमी भी हो सकती है, ठीक है ना। हो सकता है जो व्यापारी हो उसने आपके साथ व्यापार जो किया हो वो ठीक ढंग से ना किया हो, कुछ आपको धोखा दिया हो, या फिर जो सेवा वो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसमें कुछ कमी रहे। जैसे मान लीजिए आप कहीं खाना खाया, ठीक है ना, तो उसने आपको खाना अच्छा नहीं खिलाया या बासी खाना खिला दिया, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, सेवा में कमी कर दी। कायदे में तो आपको सेवा दे रहा था, ठीक है ना, उसको अच्छे तरीके से आपको डील करना चाहिए था। लेकिन अगर जैसे आपने मान लीजिए बस में सफर कर रहे हैं, बस में सफर करते समय आपको आपको सही तरीके से जो सेवा मिलनी चाहिए थी, अच्छी सीट नहीं मिली, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग नहीं मिली, ठीक है ना, या आपको लेट पहुंचा दिया उस बस ने, तो आप उसके खिलाफ सेवा में कमी के श्रेणी के अंतर्गत शिकायत उसकी करेंगे। तो इस प्रकार से आपको उचित श्रेणी का चुनाव करना पड़ेगा। फिर आपको जो प्रोडक्ट है उसमें क्या दोष है, जो सेवा है या जो वस्तु है उसमें क्या दोष है, क्या आपको कमी लगी, और उसके निदान कैसा क्या चाहिए आपको, उसके बदले में आपको मुआवजा चाहिए या उसके बदले में दूसरी वस्तु चाहिए, इसके विषय में आपको स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए क्लियरली आपको करना क्या है। फिर जो आप ये शिकायत बनाएंगे उसके पूरे सेट की आपको 3 कॉपी करनी होंगी, ठीक है ना। एक तो आप जो दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं उसको देंगे, एक अदालत में देंगे, और एक आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। फीस आपको देनी पड़ेगी, कुछ एक बहुत छोटी सी फीस आपको देनी होगी, उस अदालत में आपको जमा करानी पड़ेगी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से। शिकायतें ये करनी किसको पड़ेगी, शिकायत करने वाले को, ठीक है ना। इसके पश्चात जिस तारीख को आपको दोष पाया जाता है उसके 2 वर्ष के अंदर आपको शिकायत कर देनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आज आपको शिकायत मिली है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको उसके 2 साल के अंदर अंदर शिकायत करनी है, नहीं अन्यथा की स्थिति में आप फिर उसकी शिकायत नहीं कर पाएंगे अगर 2 साल से ज्यादा हो गए तो। फिर आप चाहें अगर उपभोक्ता के रूप में आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकते हैं, अदालत के सामने अपनी शिकायत बता सकते हैं जाके जब अदालत आपको बुलाए, या फिर कोई प्रतिनिधि या एक वकील या पत्र भी आप भेज सकते हैं। इसके माध्यम से भी आपकी सुनवाई जो अदालत है वो कर सकती है, ठीक है ना। खाली अगर एक पत्र भेज देंगे तो उसको भी जो अदालत है उसको कंसिडर कर लेगी। फिर अगर आप जो अदालत का आदेश है उससे अगर प्रश्न नहीं है, वो आपके फेवर में नहीं आया, आप उससे खुश नहीं है, तो आप उस अदालत के खिलाफ, उस अदालत के जो डिसीजन है उसके खिलाफ जो उससे ऊंची अदालत है उसमें आप अपील कर सकते हैं। मान लीजिए आप जिला उपभोक्ता फोरम में आपने जो शिकायत है वो की और जिला उपभोक्ता फोरम से आपको सही प्रकार का न्याय नहीं प्राप्त हुआ, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में जा सकते हैं। अगर राज्य में भी आपको सही डिसीजन नहीं लगता है तो आप फिर राष्ट्रीय में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको अपील करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है, अगर आपकी शिकायत अदालत को निरर्थक लगी,
मतलब गलत लगी, बेकार लगी, तो उस अदालत आपको आपके खिलाफ जुर्माना लगा सकती है। अदालत की टाइम जो आपने खराब किया, समय जो खराब किया, उसके एवज में अदालत आपके ऊपर जुर्माना लगाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है ना। तो ये बात तो हुई हमारी न्यायालय की। अब है गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। तो गैर सरकारी संगठन जिनको एनजीओज बोलते हैं, ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, वो भी बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं उपभोक्ता जागरूकता में। ठीक है ना। उसमें क्या है, अगर आप किसी अदालत में नहीं जा पा रहे हैं तो कोई भी आप किसी गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओज जैसे उपभोक्ता पीड़ा, भारत की उपभोक्ता मार्गदर्शक परिषद, सामान्य उद्देश्य, कॉमन कॉज इंडिया जिसको बोल रहे हैं इंग्लिश में, उपभोक्ता अदालत, consumer.org.in, इनमें शिकायत आप कर सकते हैं। ठीक है ना। ये सारी वेबसाइट्स हैं, इनमें जाकर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में ये आपकी पूरी मदद करेंगे, ना केवल मुकदमा डालने में आपकी मदद करेंगे, बल्कि वे संभार तंत्र, मानव शक्ति और अन्य सहायता भी आपको उपलब्ध कराते हैं। जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके वकील हैं, जो जिस प्रकार की भी सहायता आपको कर सकते हैं वो आपको करेंगे। उपभोक्ताओं को के अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में शिक्षित करने में बहुत से कार्यक्रम भी ये लोग आयोजित करते हैं। जो ये एनजीओज होते हैं, ये ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं जिससे कि जो कंज्यूमर है वो अवेयर हो। जैसे आप देखते होंगे, आपकी टीवी में ऐड आता होगा, जागो ग्राहक जागो के नाम से। ठीक है ना। कोई भी जागो ग्राहक जागो नाम के उपभोक्ता सहायता संगठन से भी संपर्क कर सकता है। ये भी एक उपभोक्ता सहायता संगठन है। ठीक है ना। जिसमें कि आप संपर्क करके अपनी शिकायत के बारे में उसका निदान पा सकते हैं। वो बताएंगे आपको कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है ना। जागो ग्राहक जागो के आपने ऐड बहुत सारे देखे होंगे टीवी पर भी। ये लगभग प्रत्येक समाचार पत्र, विज्ञापन के माध्यम से इसकी संपूर्ण सूचना उपलब्ध कराता है। ठीक है ना। तो ये लोग विज्ञापनों के माध्यम से भी अपनी जो जागरूकता है उपभोक्ताओं के बीच में वो फैलाते रहते हैं। अब है शिकायत करने के आधार। किन किन आधार पर आप शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहली बात है सेवा में कमी के आधार पर। तो सेवा में कमी अधिनियम के अंतर्गत शिकायत करने के आधारों में से एक है। अब ये जो कमी शब्द है उसका मतलब है कोई दोष, कोई कमी हो, अपूर्णता हो, सामान पूरा ना हो, गुणवत्ता में कमी या अपर्याप्त हो। मतलब आपने 50 ग्राम के पैसे दिए और आपको मिला है 45 ग्राम, तो 5 ग्राम उसने मार दिया आपका, तो यह है अपर्याप्तता, मतलब कम होना। निष्पादन की प्रकृति, मतलब जिस प्रकार से काम करना चाहिए था उस प्रकार से नहीं किया और जिसे बनाए रखना आवश्यक था। तो को किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य समझौते के आधार पर करने या किसी प्रकार के सेवा संबंध में अपर्याप्तता के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब इस सेवा में कमी का मतलब ये है जो इसमें बताया गया कि कोई दोष हो, अपूर्णता हो, गुणवत्ता में कमी हो, अपर्याप्तता हो, निष्पादन की प्रकृति, मतलब जिस प्रकार से काम किया जा रहा है वो उसकी प्रकृति ठीक ना हो। ठीक है ना। जो कि जिस तरीके से करना चाहिए था वो काम उस तरीके से नहीं किया गया। ठीक है ना। या फिर आपका कोई समझौता हुआ हो, उसके आधार पर आपको तय हो कि इस प्रकार से काम किया जाएगा, उस हिसाब से ना किया हो। ठीक है ना। तो इनमें से कोई सा भी आप कारण हो वो उसको आप सेवा में कमी के अंतर्गत ला सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे कारण हैं जिसके कि आधार पर आप शिकायत कर सकते हैं। सबसे लास्ट में अब देखेंगे हम उपभोक्ता के अधिकार। जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार हैं वो हम अगले वीडियो में आराम से पढ़ेंगे। हम एक बार सिर्फ देख लेते हैं। सूचना का अधिकार है, चुनाव का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ठीक है ना। तो ये सारे अधिकार हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है हमारे चैनल का वो नोट कर सकते हैं 7895860757। और आप लोगों से फिर एक बार वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग हमारे इन वीडियोस को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों, अपने परिचितों, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी हमारी इस पहल का लाभ ले सकें। धन्यवाद।